गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल टाइप ऑफ ओएस में अपन ने क्या क्या देख लिया। टाइप ऑफ ओएस में अपन लोगों ने देख लिया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रिकॉल कर लें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टास्क बैच में देता था। टास्क क्या करता था, बैच में देता था। लेकिन कैसे काम करता था, एक बैच का काम खत्म तो दूसरे बैच का शुरू, फिर तीसरे बैच का शुरू, फिर चौथे बैच का शुरू। तो होता क्या था, ऑटोमेशन था इसमें सिर्फ इतना सा कि एक बैच का काम, एक प्रोसेस खत्म बैच का तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली चला जाता था, तीसरे पे ऑटोमेटिकली चला जाता था। बस उसका एक खासियत यही इशू था। बाकी पूरा बैच एक साथ मेमोरी में लोड होता था, तो खत्म भी जब पूरा बैच का काम होता था तब मेमोरी फ्री होता था। ये इसका डिसएडवांटेज था। तो इस जगह पर जो नेक्स्ट आया आपका टेक्नोलॉजी, इसके अगेंस्ट जो यूज होने वाला नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आया, वो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इसके अगेंस्ट क्या आया, इसके अगेंस्ट जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आपका आया वो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी था मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें कहा गया कि एक साथ हम मल्टीपल प्रोग्राम को रन करवा देते हैं। और मल्टीपल प्रोग्राम क्या करेगा, मल्टीपल प्रोग्राम क्या करेगा, एक साथ सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर सकेगा। लेकिन एक साथ कहने का मतलब वहां था कि एक बार में तो नहीं ही कर सकेगा, क्योंकि सीपीयू कोई भी प्रोसेस ही एक बार में कर सकता है। तो वहां सीपीयू क्या करता था, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करता था। बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं उसके, कि कैसे करना है। मतलब 5 काम अगर हो रहा है तो एक काम, ये पांचों काम एक साथ करना है तो पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, किसको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सारी चीज क्या होती थी, सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे डिपेंड करती थी। तो सीपीयू शेड्यूलर के हिसाब से अपन लोग क्या कर लेते थे, बना लेते थे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, एक ही कंप्यूटर की बात होती थी। कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है और कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो बात हो रहा है, सिंगल कंप्यूटर टर्मिनल की बात हो रही है। सिंगल कंप्यूटर टर्मिनल, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम की बात हो रही है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलर क्या कर रहा है, सारे के लिए क्या कर रहा है, अलग अलग एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके सीपीयू के यूटिलाइजेशन और मेमोरी के यूटिलाइजेशन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था सिंगल कंप्यूटर के लिए। इसमें कोई एक ऐसा शेड्यूल नहीं था कि भैया अगर 10 गो काम है तो एक गो काम है तो इसको 10 मिनट दे दिए, तो दूसरा काम जो है उसको भी अगला बार 10 मिनट ही देंगे। ऐसा टेक्नोलॉजी इसमें नहीं था। इसमें टेक्नोलॉजी था जरूरत के हिसाब से, कि भैया किसको, कोई इनपुट ले रहा है तो अगर कोई बिजी हो गया है इनपुट लेने में तो दूसरे को समय दे दो। ठीक है, इनपुट जब तक लेगा तब तक बिजी है, तब तक कर लो। दूसरी बात है कि किसी का प्रोसेस हो चुका है, क्या एक सेकंड के लिए भी आइडल है तो दूसरे को वो टाइम दे दो। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है सीपीयू शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग में। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और मल्टीटास्किंग का काम आया था कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या था वो देख लो। वो था एक कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे तो दैट इज ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम क्या था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था बच्चे, पहले बोल दें या पहले पढ़ दें, हम पहले बोल ही देते हैं, उसके बाद ही आपकी थ्योरी को आपको पढ़ देंगे। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है वो पहले मेरी बात सुन लो। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला चीज तो मल्टीपल टर्मिनल के लिए बना था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बना था, मल्टीपल टर्मिनल के लिए। जहां मल्टी प्रोग्रामिंग जो था सिंगल टर्मिनल के लिए बना हुआ था, कि मतलब एक कंप्यूटर के अंदर मल्टी प्रोसेस। यहीं पर अगर हम टाइम शेयरिंग की बात करेंगे तो टाइम शेयरिंग क्या करता है, एक टर्मिनल है जिस टर्मिनल का यूटिलाइजेशन मल्टीपल जगह से किया जा रहा है। जैसे कि यूजर 1 के द्वारा, यूजर 2 के द्वारा, यूजर 3 के द्वारा, U3, U2 और U1। पहले तो ये मल्टीपल जगह से आ रहा है रिक्वेस्ट। तो जब आ रहा है तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो, मान लो एक प्रोसेस होगा P1, दूसरा प्रोसेस होगा P2 और तीसरा प्रोसेस होगा P3। प्रोसेस यही टर्मिनल कर रहा है क्योंकि इट इज ए मेन कंप्यूटर एंड इट परफॉर्म ऑल प्रोसेस, बट इट इज एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल यूजर। एक यूजर, दो यूजर, तीन यूजर। तो कहता है टाइम शेयरिंग जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था एक टर्मिनल को मल्टीपल यूजर के द्वारा, एक टर्मिनल को, सॉरी, एक सर्वर ही समझ लो तुम इसको, एक कंप्यूटर को मल्टीपल क्लाइंट्स के द्वारा एक समय में इस्तेमाल करना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इसके पास है, इन दोनों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। और ये दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करते थे तीनों, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पास था। तो इस समय में
इसमें भी मल्टी प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन इस मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आया था, इसमें आया क्या था, इसमें आया था एक मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म क्या कहता था कि भैया इसमें हम कैसे काम करेंगे, जैसे U1 है ना, तो मान लो इसको हम दे देंगे 10 मिनट, P2 है ना, इसको दे देंगे 20 मिनट, जितना मन उतना दे, वो तो अपना सीपीयू एल्गोरिदम होता था इसका, इसको मान लो हम दे देंगे 5 मिनट। बात समझे? तो ये है तुम्हारा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या करता था कि भैया सीपीयू का ये क्या करता था, टाइम शेयर करता था। क्या करता था? टाइम शेयर करता था। अब डिपेंड करता है कि किसकी प्रायोरिटी कितनी है, कितना टाइम तुमको दिया गया है, लेकिन जिसको जितना टाइम दे दिया गया, दैट इज टाइम शेयरिंग। जैसे कि हमारे जो कॉलेज में क्लासेस चलती है, तो वो टाइम शेयरिंग पे चलती है। किस पे चलती है? टाइम शेयरिंग पे चलती है। मल्टी प्रोसेस होता है। मल्टी प्रोसेस होने का मतलब, पहले जो है भारती जी आएंगे, सॉरी शक्ति सर आएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो टाइम शेयरिंग है। उसके बाद क्या है, भारती सर आएंगे और वो फंडामेंटल पढ़ाएंगे। उसके बाद रौनक सर आएंगे तो वो आपको सी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है, ये टाइम शेयरिंग है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि इंग्लिश का क्लास होगा तो कितना बजे होगा भैया, 8:30 से लेकर 10 बजे तक होगा। तो ये टाइम शेयर है, मल्टी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक साथ नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? टाइम दे दिया गया है। इंग्लिश प्रोसेस का नाम है इंग्लिश क्लास, जिसको कि टाइम दिया गया है 8:30 से लेकर के 10 बजे तक। हम ऑफलाइन मोड में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दूसरा क्लास चालू होगा, वो क्लास चालू होगा तुमको 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है, जो फंडामेंटल का क्लास तुम्हारा। अब उसके बाद 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका सी क्लास चलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें जो 3 प्रोसेस हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए प्रोसेस कर दिए गए हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शक्ति सर का क्लास खत्म नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उनको अगले टाइम में फिर से आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस का टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग क्या कहता है कि दूसरे को, पहले को ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकता है। एक फिक्स टाइम दिया गया, जिस वजह से अगर शक्ति सर को ज्यादा टाइम लेना है तो नहीं ले पाएंगे इंग्लिश के क्लास में आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या आता है कि अब मान लो कि फंडामेंटल में भारती सर को क्या है, अभी 11:30 बजे तक पढ़ाना था, 10:30 बजे ही उनको क्लास छोड़ देना है। तो 10:30 बजे वो क्लास छोड़ दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आधा घंटा बचा हुआ है ना, कोई उस आधा घंटा को यूज नहीं करेगा। नो बडी कैन यूज दैट हाफ आवर्स। क्यों? क्योंकि टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट कहता है फिक्स टाइम पे ही कोई भी प्रोसेस चलेगा। तो ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, बात समझे। ना तो कोई टाइम आगे होगा, ना तो कोई टाइम पीछे होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात आता है कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका यूटिलाइजेशन मतलब क्लास का टाइम बर्बाद हो रहा है। मतलब अगर समझ लो कि तुम ही प्रोसेस हो तो तुम्हारा ही टाइम बर्बाद हो रहा है ना, तुम सिस्टम हो तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, अगर तुम कौन सीपीयू कहे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। क्योंकि टाइम शेयरिंग क्या कर रहा था, एक फिक्स टाइम दे रहा था, तो किसी के लिए टाइम कम पड़ गया, किसी के लिए टाइम ज्यादा पड़ गया, और सीपीयू भी आइडल रह गया। क्यों रह गया आइडल? क्योंकि जिसका टाइम खत्म हो चुका है, प्रोसेस पहले हो गया, टाइम अभी भी बचा हुआ है, तो वो उतने टाइम के लिए आइडल मोड में ही रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें जो एक और कॉन्सेप्ट आता था, वो क्या कहता था कि इट इज नॉट वर्क फॉर ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, इट वर्क्स फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन ए सिंगल कंप्यूटर मशीन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल टर्मिनल से यूज करने की कॉन्सेप्ट दी गई थी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ओके। इसमें मुद्दा क्या था कि जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको एक फिक्स टाइम देंगे। अब उस फिक्स टाइम में उसका काम हो ना हो, इट्स नॉट मैटर। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उसका काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, पहला चीज। दूसरा बात, काम पहले खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमको, तो उतना देर के लिए सीपीयू आइडल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो उसी प्रोसेस को उतना देर के लिए देखेगा। तो आई थिंक मैंने जो अभी आपको क्लास का जो एग्जांपल दिया, वो तो आपको टाइम शेयरिंग के लिए एकदम फिट बैठेगा कि फिक्स टाइम होता है किसी भी क्लास के लिए, ठीक है ना। तो अब ये मत करना रौनक सर, आपका जो है ना वो टाइम शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आप ब्रेक कर देते हैं। सही बात है, टाइम शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट हम ब्रेक कर देते हैं। जिधर क्लास में खाली टाइम मिलेगा हम उधर घुस जाएंगे, अगर हम फ्री बैठे हुए हैं तो। बात समझ गए ना। हाँ, अलग बात है कि अगर हम ही बिजी हैं तो हम भी टाइम शेयरिंग क्यों करेंगे, लेकिन अगर हम फ्री है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम किधर चल रहा है। जिधर मेमोरी खाली मिले उधर ही घुस जाओ, और प्रोसेस उधर ही क्या कर लो, स्टार्ट कर लो। तो हम टाइम शेयरिंग पे काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम टाइम तुम देख लोगे कि हम टाइम शेयरिंग पे काम नहीं करते हैं, हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करते हैं भैया। जिधर जिसकी प्रायोरिटी है उस पर शेड्यूल कर देते हैं।
जिस क्लास को ज्यादा टाइम की जरूरत है उसको ज्यादा टाइम देंगे, जिस क्लास को कम टाइम की जरूरत है उसको कम टाइम देंगे। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मैं करता हूं, मैं टाइम शेयरिंग तो कतई नहीं करता हूं, आज तक नहीं किया हूं। कोई नहीं कह सकता है कि सी का क्लास जो है मेरा 2 घंटा से पहले खत्म हो जाएगा, और कोई ये नहीं कह सकता है कि फंडामेंटल का क्लास मेरा 45 मिनट से ज्यादा चल सकता है। ठीक है ना? तो ये है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट देखें, अगला है आपका, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ दें। अब आपको समझ में आ गया मुद्दा का बात क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग में और टाइम शेयरिंग में क्या अंतर है। तो टाइम शेयरिंग क्या करेगा, टाइम शेयर करता है, एकदम फिक्स टाइम शेयर करता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, टाइम शेयर नहीं करता है। वो सीपीयू को शेयर करता है, लेकिन एल्गोरिदम टेक्निक टाइम के आधार पर कभी नहीं लगाता है। वो प्रायोरिटी के आधार पर लगा सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा सकता है। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो सबसे पहला छोटा काम है उसको सबसे पहले निपट सकता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगा सकता है, जिसका प्रायोरिटी हाई है वो कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ टाइम शेयरिंग ये सब एल्गोरिदम लगता ही नहीं है। टाइम शेयरिंग में फिक्स एल्गोरिदम लगता है कि भैया जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको 10 इतना टाइम देंगे, अब इतना टाइम के लिए उसको काम करना है, नहीं हुआ तो फिर उसका जो नंबर आएगा उसका इंतजार उसको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि U1 को मैंने दिया है 10 मिनट, फिर इसको दिया है 20 मिनट और इसको दिया है 5 मिनट। तो और मान लो कि ऐसे ही प्रोसेस घूम रहा है, पहले ये स्टार्ट हुआ तो ये खत्म करेगा, फिर ई खत्म करेगा, फिर ई खत्म करेगा, तो अब तीसरा नंबर किसका आएगा, ऑब्वियस इसी का आएगा। ठीक है? बीच में कौन समय को बर्बाद करना है को कोई मतलब नहीं है। टाइम शेयरिंग का यही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर इसने अपना 10 मिनट में काम खत्म नहीं किया था तो इसका जो नेक्स्ट काम चालू होगा, कब चालू होगा, ये कितने देर के लिए चलेगा, 20 मिनट के लिए। ये कितने देर के लिए चलेगा, 25 मिनट के लिए। तो आफ्टर 25 मिनट ये काम चालू होगा। ये 25 मिनट के बाद आएगा टर्न अराउंड टाइम। इसका जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो कब से आएगा, 25 मिनट बाद आएगा। ओके, 25 मिनट बाद। और जब इसकी बात करेंगे तो काम खत्म होने के कितना मिनट के बाद ये दोबारा काम चालू करेगा। अगर इसको दोबारा टाइम का जरूरत पड़ गया, जैसे 20 मिनट इसको हम दिए थे और 20 मिनट में इसने काम नहीं खत्म कर पाया, तो इसको फिर टाइम चाहिए होगा। मान लो 30 मिनट का टाइम चाहिए इसको, तो 10 मिनट बच गया, तो 10 मिनट इसको चालू करने के लिए कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट ये और 10 मिनट ये, तो 15 मिनट बाद इसको टाइम मिलेगा। बात समझे? और अगर इसकी बात करेंगे, अगर ये 5 मिनट में काम नहीं खत्म कर पाया तो नेक्स्ट टाइम इसको कब मिलेगा, 10 मिनट और 20 मिनट और 10 मिनट, 30 मिनट के बाद इसको दोबारा टाइम मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मल्टीपल क्लाइंट के द्वारा यूज होता है, ये इसमें एक सिर्फ प्लस पॉइंट है। तो चलो टाइम शेयरिंग को खत्म करें, खत्म करते हैं। तो कहता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम has many user terminal connected to the same computer simultaneously। मैंने भी बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम इसमें क्या होते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं। यूजिंग दिस टर्मिनल मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन द सिस्टम साइमल्टेनियसली। इसकी वजह से मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं टाइम शेयरिंग वाले में। ठीक है? मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर अलाउ मल्टीपल यूजर प्रोग्राम to reside simultaneously in main memory, and a special CPU scheduling algorithm allocates a short period of CPU time one by one to the each user process। ओके, कहता क्या है देख लो, मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर अलाउ करता है मल्टीपल यूजर प्रोग्राम टू रिसाइड साइमल्टेनियसली इन मेमोरी। ये क्या कहता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर जो है ये तुमको कहता है कि एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली उसको क्या करेगा, चला सकता है एक ही सीपीयू के एक ही मेमोरी में रहते हुए डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू एल्गोरिदम को यूज करके और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड दे करके। ठीक है? लेकिन जब हम बात करेंगे, कहता है okay, this is a fault। क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस टर्मिनल मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन द सिस्टम साइमल्टेनियसली। एक साथ मल्टीपल यूजर क्या कर सकता है, साथ साथ काम कर सकता है। तो ये भी हो गया कौन सा फीचर तुम्हारा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग। मतलब कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर रहा है, मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो रहा है ना। तो ये क्या कहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर अलाउ मल्टीपल यूजर प्रोग्राम टू रिसाइड साइमल्टेनियसली इन
मेन मेमोरी। तो कहता है इसके एक कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर का प्रोग्राम एक साथ चल रहा है एंड स्पेशल सीपीयू एल्गोरिदम, इसके लिए जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक स्पेशल सीपीयू एल्गोरिदम लगा हुआ है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो क्या करता है, एलोकेट्स ए शॉर्ट पीरियड ऑफ सीपीयू टाइम, जो क्या करता है, एलोकेट करता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ सीपीयू टाइम वन बाय वन टू ईच यूजर प्रोसेस, एक एक करके सारे यूजर प्रोसेस को क्या करता है, वो एक टाइम पीरियड देता है। किसको कितना टाइम पीरियड देगा, ये एल्गोरिदम, इसका जो है, ये जो तुमको अभी मैंने बताया सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, वो डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को कितना टाइम इसको देना है। जैसे कि मेनली एक चीज तो है ही ना, कि अगर किसी का साइज जो है भाई 10 मिनट का है, पूरा का पूरा उसको 10 मिनट लगेगा एग्जीक्यूट करने में, तो उसको 15 मिनट क्यों दोगे, 10 मिनट से कम ही दोगे ना। तो इसमें भी एल्गोरिदम लगता है कि सीपीयू के यूटिलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो कहता है कि ये जो सीपीयू का एल्गोरिदम है, ये सिर्फ टाइम फ्रेम पे चलता है। तो कहता है द शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच ए यूजर प्रोसेस गेट टू यूज सीपीयू इज नोन एज टाइम स्लैश और टाइम क्वांटम। कहता है जो तुमको सीपीयू का जो एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो अभी लगा है, उसने जो तुम्हें शॉर्ट पीरियड दिया है किसी एक प्रोसेस को, तो उस टाइम प्रोसेस का जो टाइम होता है, उस ड्यूरेशन को कहा जाता है टाइम स्लाइस। क्या कहता है, टाइम स्लैश, स्लाइस मतलब टुकड़ा होता है ना, और टाइम क्वांटम। तो आपका जो टाइम शेयरिंग है वो किस पे चलता है, उसका एल्गोरिदम किस पे बेस्ड होता है, टाइम स्लाइस पर या टाइम क्वांटम पर। ठीक है, when CPU is allocated to a user process, जब CPU एक यूजर प्रोसेस को क्या कर देता है, एलोकेट कर देता है, it uses the CPU until allocated time slice expire or it need to perform some IO operation or it complete its execution during this period। मतलब कहता है कि अगर किसी प्रोसेस को एलोकेशन किया गया तो वो कब तक काम करेगा, ये शर्त बता देते हैं। पहला शर्त, तो जितना टाइम दिए हैं उतना टाइम यूज करना ही करना है। दूसरा शर्त कहता है कि अगर उसका काम खत्म हो गया तो आपको सीपीयू छोड़ देना है, तो आपको सीपीयू नहीं पकड़ के रखना है। अगर टाइम खत्म हो गया है आपका, क्योंकि जॉब ही फिनिश हो गया, तो आप सीपीयू को फ्री छोड़ दोगे। तीसरा शर्त, अगर आप किसी से इनपुट लेने की तैयारी में हो, मतलब किसी अलग जगह पे आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में फंस गए, तब भी आप सीपीयू को क्या करोगे, छोड़ दोगे, सीपीयू को आइडल बना के नहीं रखोगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कहता है नोटिस करने वाली जो इसमें बात है, दैट नोटिस दैट सीपीयू इज टेकन अवे फ्रॉम रनिंग प्रोसेस व्हेन इट्स टाइम स्लाइस इज एक्सपायर। क्या कहता है, अगर इसका टाइम स्लैश एक्सपायर कर गया, टाइम स्लैश मतलब जितना देर के लिए इसको टाइम स्लैश दिया गया है उसमें इसका काम खत्म नहीं हुआ है, तो क्या कहता है, टेकन अवे फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। ये क्या हो जाता है, रनिंग प्रोसेस से खत्म हो जाता है, ये वेटिंग प्रोसेस में चला जाता है। अगर इसका टाइम जो दिया गया है टाइम स्लैश खत्म हो गया तो ओके, तो दिस इज द प्रोसेस। न्यू जॉब, यहाँ एक न्यू जॉब आ रहा है, रेडी स्टेट में चला आया, न्यू जॉब आया तो सबसे पहले ये यहाँ आता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यू जॉब, रेडी स्टेट में चला गया। अब जब न्यू रेडी स्टेट से चला गया तो रेडी स्टेट से वो पहुंचता है सबसे पहले किसके पास, रनिंग स्टेट के पास। अब रनिंग स्टेट के पास आते ही वो क्या करने लगा, प्रोग्राम रन करने लगा। अब प्रोग्राम जब रन कर रहा है तब का कहानी आता है कि फिर अगर उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है काम, तो जब काम नहीं खत्म हुआ है तो फिर वो कहां पहुंच जाएगा, रेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि रेडी रहेगा तभी काम फिर से रनिंग मोड में आ सकता है। और अगर वो किसी आईओ के इंतजार में बैठा रहेगा तो भी वो क्या करेगा, रेडी स्टेट में जाकर के इंतजार करने लगेगा, आईओ का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से रनिंग स्टेट में आएगा। ओके, अब अगला काम क्या कहता है कि अगर कोई काम खत्म हो गया तो जॉब जो है आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये काम कंप्लीट हुआ तभी ये टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। अब ब्लॉक स्टेट में कब आता है, रिक्वायर आईओ ऑपरेशन, जब कोई इनपुट लेने की बात हो, जैसे स्कैनएफ सी में लगा देते हो, तो जब तक तुम दे नहीं दोगे तब तक तो ब्लॉक स्टेट में है, उसको कोई काम ही नहीं है, पहले डाटा दो ना, उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, एक बार डाटा डाल दिए तो फिर से वो रेडी स्टेट में चला जाएगा और उसके बाद यही घूमते रहेगा, तो इसको सही से बना लोगे। ओके, कहता है ये देख लो, फिर से बता देते हैं, न्यू जॉब, उसके बाद जॉब इज एलोकेटेड टू द सीपीयू, उसके बाद यहां लिखा हुआ है जॉब टर्मिनेटेड, ये है तुमको रेडी स्टेट, ये है रनिंग स्टेट,
ये है तुम्हारा रिक्वेस्ट आईओ ऑपरेशन, ये है तुम्हारा आईओ ऑपरेशन कम्प्लीकेट, और ये जो है इसमें बीच में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एलोकेटेड टाइम स्लैश ओवर, एलोकेटेड टाइम स्लैश ओवर, और यहाँ है ब्लॉक स्टेट, और एरो तो तुमको दिख ही रहा है, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। अगला है तुमको रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या सब होता है, तो टाइम शेयरिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसको भी लार्ज मेमोरी चाहिए होगा, रिक्वायर लार्ज मेमोरी टू सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग। एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ऊपर से मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ए जॉब इंस्ट्रक्शन एंड डेटा 100%, जॉब स्टेटस प्रिवेंशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ए जॉब स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये भी पता होना चाहिए कि कौन जॉब कब चालू हुआ है कब खत्म होगा। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसकी भी जरूरत होगी, लेकिन इसका जो सीपीयू शेड्यूलिंग होगा वो थोड़ा सा भिन्न होगा, वो टाइम बेस्ड होगा। अगला एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज क्या है टाइम शेयरिंग का, तो टाइम शेयरिंग का जो एडवांटेज है वो कहता है रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, सीपीयू के आइडल टाइम को निश्चित ये और कम करेगा, लेकिन बैच के मुकाबले, नॉट इन कंपैरिजन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। उसका कहता है प्रोवाइड क्विक रिस्पांस टाइम, ये क्विक रिस्पांस टाइम देगा। रिड्यूस द आउटपुट ऑफ पेपर, रिड्यूस द आउटपुट ऑफ पेपर, ये पेपर के कहने का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर रहा है, तो आउटपुट क्या होगा ना, क्या कर देगा, रिड्यूस द आउटपुट ऑफ पेपर। तो फिर इससे क्या करता है कि एक ही मशीन से क्योंकि इतना काम हो रहा है तो रिड्यूस कर देगा आउटपुट, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं हुआ, हटा जो मन में आएगा। अवॉइड डुप्लीकेट ऑफ सॉफ्टवेयर, 100% अवॉइड होगा डुप्लीकेसी ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर हमारे पास क्या है ना, एक सिस्टम पे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, जैसे कि आज के डेट में एन कंप्यूटिंग की तुम बात समझ सकते हो। एन कंप्यूटिंग आज के डेट में एक कॉन्सेप्ट है एन कंप्यूटिंग, किसी कंप्यूटर में देखना, किसी जगह खास करके तुम कहीं देखोगे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट सब में, तो एक ही सीपीयू से 5 कंप्यूटर चल रहा होगा, तो आई थिंक दैट इज द एग्जांपल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे शायद टाइम शेयरिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। अगला है तुम्हारा कि इस टाइम की जब बात करेंगे, अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर मल्टीपल जगह मल्टीपल यूजर के द्वारा यूज हो जाएगा इसमें। डिसएडवांटेज क्या है इसका, प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इसका थोड़ा कम होता है, और डाटा कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगला कहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, वो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, थोड़ा सा अभी भी रियल लाइफ में भी है, क्योंकि ये थोड़े से क्रिटिकल सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। रियल टाइम वर्ड ही यूज हो रहा है, रियल टाइम मतलब जिस समय में डाटा आया उसी समय में उसको प्रोसेस हो जाना चाहिए, दैट इज रियल टाइम प्रोसेस। जैसे कि अगर अगर हम रडार सिस्टम की बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अगर इंस्टेंट रिएक्शन ना हो, एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज के इतने नजदीक है, इतनी स्पीड से जा रहा है कि अगर इंस्टेंट रिएक्शन आप ना दे सकें तो क्या होगा, एक दूसरे से कॉलिजन होगा। तो ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंट रिएक्शन देने के लिए। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग करनी है आपको, तो वहां पर क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि डाटा क्या होता है, कभी भी हवा का स्पीड बढ़ा तो फोरकास्ट चेंज होगा, हवा का स्पीड घटा तो वेदर फोरकास्ट चेंज होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ी वेदर फोरकास्ट चेंज होगा, ह्यूमिडिटी घटी वेदर फोरकास्ट चेंज होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस जगह पे यूज होता है जहां पर कि डाटा के आने और प्रोसेस होने के बीच का टाइम, जहां पर डाटा के आने और प्रोसेस होने के बीच का टाइम क्या हो, जहां पे क्या होता है, डाटा के इनपुट का टाइम और प्रोसेस का टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, वहां पर यूज होता है आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज आरटीओ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है रियल टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, देखिए रहे हो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है in which the time interval required to process and response to input is so small that it control the environment। जिस environment में भी ये काम कर रहा है वहां पर टाइम का रिस्पॉन्स और इनपुट और प्रोसेस के बीच का इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, वहां पे इस टाइप की जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर लें, ये जो बोले हैं फिर वही बात। रियल टाइम
प्रोसेसिंग इज ऑलवेज ऑनलाइन। क्या होता है? ये ऑलवेज ऑनलाइन होता है। रियल टाइम क्या होता है? ऑलवेज ऑनलाइन होता है। जैसे कि अभी हम थोड़ा सा बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी में भी देखे होंगे, इन्वर्टर और सीपीयू, इन्वर्टर और यूपीएस, दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है। यूपीएस क्या होता है? कभी भी लाइन नहीं करता है यूपीएस से, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूनिट होता है वो। और इन्वर्टर क्या करता है? थोड़ा सा के लिए स्विच कर जाता है ना। अगर आप टीवी देख रहे हो और होगा टीवी देखते समय क्या, अगर इन्वर्टर पे है तो जब लाइन कटेगा ना तो हो सकता है तुम्हारा टीवी बंद हो जाए, लेकिन जब तुम यूपीएस से टीवी चलाओगे तो तुम्हारा लाइन भी कट जाएगा तो वो स्विच नहीं करेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है रियल टाइम में सारा काम होगा। टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि कभी भी ये नहीं कहा सकता है कि इनपुट आया और प्रोसेसर क्या था, तुम्हारा पीछी था। प्रोसेसर क्या किया, उसको वेटिंग में डाल दिया, संभव ही नहीं है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा होता है? ऑलवेज ऑनलाइन होता है। कहता है रियल टाइम प्रोसेसिंग इज ऑलवेज ऑनलाइन वेयर ए ऑनलाइन सिस्टम नीड नॉट बी रियल टाइम। ठीक है, need not be real time. Real time system operates in multi-programming and multi-processing environment. ये multi-programming और multi-processing environment में यूज हो सकता है। इन रियल टाइम सिस्टम टाइम इज क्रिटिकल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? टाइम होता है। तो द रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम can basically classified into two categories. First of all, soft real time and second is called hard real time processing system. तो देखो ये दोनों चीज इसलिए रखा गया है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट कहता है कि भाई थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर लेंगे। सॉफ्ट क्या कहता है? थोड़ा बहुत टाइम हम झेल भी जाएंगे, थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी बहुत कम समय, सेकंड का 1000वां हिस्सा के बराबर, सेकंड का 50वां हिस्सा के बराबर। लेकिन हार्ड रियल टाइम कहता है भैया 1 सेकंड का भी टाइम नहीं हम बर्बाद करते। कहीं टाइम का कोई बर्बादी का मतलब ही नहीं है। जब हमको प्रोसेस करना है तो हमको प्रोसेस करना है। तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में ये अंतर है। सॉफ्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड प्योर हार्ड रहता है कि रियल टाइम में प्रोसेस करेंगे तो रियल टाइम में ही प्रोसेस करेंगे। ओके, तो अगला कहता है एग्जांपल ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, सिस्टम प्रोवाइड्स स्टॉक इंफॉर्मेशन etc। बात समझ ही रहे होगे आप। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो तुमको बता ही दिए कि 1 सेकंड का अंतर, जो थोड़ा सा भी अंतर करोगे तो एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज में घुस जाएगा। उसके बाद कहता है अगर एक हवाई जहाज रडार से इंडिया में घुस गया तो फिर अब क्या है ना, मिसाइल को उड़ते समय सोचना नहीं है। मिसाइल को उड़ते समय सोचना नहीं है। इन केस ऑफ आरटीओ, अगर हार्ड आरटीओ लगा दिए वहां तब तो हवाई जहाज घुसा, इधर से मिसाइल उड़ा, सीधा सा बात है, इनपुट मिला आउटपुट गया। लेकिन वहां पर तो क्या करेंगे अपन लोग? हार्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि तुरंत प्रोसेस नहीं करना है। आपको सॉफ्ट कर देंगे उस काम को, पूछ लेंगे भैया उड़ा दें कि ना उड़ा दें, यूजर पे डाल देंगे। लेकिन अगर उसको रियल टाइम पे छोड़ दें तब तो उधर से कुछ भी घुसा बॉर्डर से और इधर से मिसाइल उड़ा, इट इज रियल टाइम, रियल टाइम रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये हार्ड रियल टाइम रिएक्शन हो गया। सॉफ्ट रियल टाइम रिएक्शन वेटिंग मोड में थोड़ा देर के लिए रह सकता है। अब कहता है रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन सिस्टम में तुम देख रहे हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, रियल टाइम का। कि अब भी अगर हम एक टिकट काट लिए, तो तुमको दूसरा वो टिकट थोड़े मिलेगा। काटे मतलब टिकट कट गया, तो अब दूसरा जब काटने आएगा तो वो टिकट दोबारा नहीं काट सकता है। इट इज रियल टाइम। ये नहीं है, वेटिंग मोड में नहीं लगा सकते कि टिकट काट के जेबी में घूम रहे हैं तो दूसरा भी उस टिकट को काट ले। मतलब हम पैसा लेके घूम रहे हैं कि तुम्हारा टिकट कट गया है, दूसरा भी स्टाफ जो है वो भी तुम्हारा पैसा लेकर के रख ले कि टिकट कट गया है, तो एक ही टिकट दो आदमी को दे पाओगे क्या? नहीं ना दे पाओगे। तो यही कहता है रियल टाइम का एग्जांपल, रियल टाइम में जो प्रोसेस करना है दैट इज रियल टाइम। ठीक है ना? इसका यूज वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है। ठीक है, इसका यूज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में भी होता है।
वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद इसमें भी कहा गया है रिक्वायरमेंट ऑफ रियल टाइम ओवरशेशिंग का। इसका भी सीधी सी बात है, रियल टाइम में अगर प्रोसेस करना है तो सबसे पहला चीज तो लार्ज मेमोरी चाहिए ही, मेन मेमोरी लार्ज होना ही चाहिए, लार्ज डिस्क स्पेस इसको चाहिए, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, ये तीनों चीज इसको चाहिए। उसके बाद कहता है एडवांटेज, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस, बेटर थ्रो आउटपुट, बेटर थ्रूपुट, लार्ज मेमोरी, 24 आवर सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अप टू डेट, जो भी इंफॉर्मेशन देगा 100% अप टू डेट देगा क्योंकि रियल टाइम में प्रोसेस करता है, वेरी कॉस्टली, लार्ज मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एकदम दिमाग से निकाल लो कि कहाँ जाएगा, नहीं लगेगा। रियल टाइम जब भी लगता है तो सुपर कंप्यूटर के टाइप के ही कंप्यूटर में लगता है, जो कि सिर्फ किसी न किसी खास मुद्दे के लिए बना हुआ होता है। तुमको बता ही दिए थे तुम्हारा जो है वहां पे, जैसे देखो वेदर फोरकास्टिंग कौन करता है, सुपर कंप्यूटर ही करता है क्योंकि उसको बहुत डाटा का कैलकुलेशन करना रहता है, वहां पे नॉर्मल कंप्यूटर नहीं लगा हुआ होता है। तो ये हो गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक है आपको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कितना पढ़ें चलो ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्लास में, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमको देखना होगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया, हमने 202 ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए। कौन सब? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग में कौन सब देख लिए? टाइम शेयरिंग हो गया, उसके बाद रियल टाइम हो गया, रियल टाइम में कौन सब हो गया? सॉफ्ट रियल टाइम हो गया, हार्ड रियल टाइम हो गया। उससे पहले हमने क्या देखा था? बैच देख लिया था और मल्टी प्रोग्रामिंग देख लिया था। अब जो देखेंगे उसमें क्या देखेंगे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट।